हेलो एवरीबॉडी, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल सोशल एजुकेशन एकेडमी, जहाँ पर हम हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हमने देखा कि हमने साइकोलॉजी वाला सेक्शन पूरा कर लिया है। तो मेरे को ये यूथ कंपटीशन की जो बुक है साइकोलॉजी की, ये मिल गई है। इसका पीडीएफ मिल गया है, लेकिन ये हिंदी मीडियम में है। तो मैंने इसको क्या किया है कि इसको कन्वर्ट कर लिया है इंग्लिश में, हेयर लाइक दिस, ऐसे। तो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। और लास्ट में मैंने मतलब इसके क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो लास्ट में रखे हैं। लेट मी शो यू, इस तरीके से हेयर। तो इस तरीके से एक एक लाइन में उनका एक्सप्लेनेशन है और उनके क्वेश्चंस हैं। तो हम क्या करेंगे कि जैसे हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड देन जो हमारे जो माइंड मैप्स हैं, जो चीज़ें माइंड मैप में है वो तो ठीक है, आपको याद रहेंगी, आप उसका मल्टीपल रिवीजन करो और चीज़ें को रिवाइज करो। लेकिन जो हमारे माइंड मैप्स में नहीं है, उन चीज़ों को हम यहीं से नोट डाउन करते चलेंगे, ठीक है। मैं भी आपके साथ साथ करूँगी, आप लोग भी अपने माइंड मैप्स निकाल लेना और प्लीज़ पहले क्लासेस कर लेना। डोंट डायरेक्टली जंप टू द MCQs। ये कोई तरीका नहीं होता है पढ़ने का। फर्स्ट आपको थ्योरी पता होनी चाहिए, बेसिक एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ साइकोलॉजी में है। तो बेसिक्स जब तक आपके स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तब तक MCQs पे ऐसे सीधा रटने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। अगर रटना ही है तो पहले इसको रटो ना, देन अप्लाई इट टू MCQs। और फिर MCQs में अप्लाई करो, जहाँ पे आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा है जस्ट नोट इट डाउन और फिर उसको रिवाइज करो, ठीक है। तो आई थिंक इट्स द बेस्ट वे टू रिवाइज द थिंग एंड कंसोलिडेट द थिंग्स। तो बाकी आपकी चॉइस है, इट्स अप टू यू, आपको कैसे पढ़ना पसंद है और आप कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये सारा यूथ कंपटीशन की बुक से लिया गया है, तो ऑल द क्रेडिट गोज टू दैम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोलता है साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ पर्सन, ठीक है। साइकोलॉजी का हमने पढ़ा था। साइकोलॉजी क्या था? साइको मतलब माइंड एंड बॉडी की स्टडी, माइंड एंड सोल की स्टडी। लोगोज मतलब स्टडी करना, है ना। और साइको मतलब साइकी मतलब माइंड और सोल का, ठीक है। तो इसमें क्या था, हमने क्या पढ़ा था? मेंटल इलनेस नहीं, ठीक है। बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, बिल्कुल माइंड एंड सोल का ही तो है, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। फिजिकल स्टेट और अदर ऑप्शंस देख लेते हैं। फिजिकल स्टेट की तो कहीं बात नहीं हुई है, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव, ये तो गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कौन? द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी फोकस ऑन चेंज इन कैरेक्टरिस्टिक्स एज द पर्सन मेच्योर। जैसे जैसे पर्सन मेच्योर होता जाएगा उसके चेंजेस को कौन सी ब्रांच स्टडी करती है? बिहेवियरलिज्म नहीं। बिहेवियर तो बिहेवियर को स्टडी करती है ना, चाहे बच्चे का कर लो चाहे बड़ा होता बड़े का कर लो, तो एक पर्टिकुलर का करती है। डेवलपमेंट साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव, बिल्कुल ये डेवलपमेंट चेंजेस चेंजेस कब होंगी? जब आप डेवलप करते चलोगे। तो डेवलपमेंट साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव फोकस करता है इस पर, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया। ह्यूमनिस्टिक में तो ये था ना, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव में कि आप ह्यूमन को खुद फ्री छोड़ दो और उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होने दो, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर देन साइकोलॉजी इज अ साइंस बिकॉज साइंटिफिक, मैंने बताया था इट्स अ पॉजिटिव साइंस। दो टाइप की साइंस बताई थी मैंने, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव्स पे बात करता है, ऑब्जेक्टिव स्टडी पे बात करता है, फैक्ट्स डेटा इन सब पे बात करता है, ठीक है। तो क्यों इसको साइंस बोलते हैं? क्योंकि ये किस पे फोकस करता है? इट्स फोकस ऑन मेथड्स, कि क्या मेथड्स हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स पे तो फोकस करेगा ही, डेटा डेटा तो देगा ही, लेकिन सबसे मेन जो वो रहता है साइंस कहा जाता है, क्योंकि इट फोकस ऑन मेथड, कि क्या क्यों कैसे, मेथड्स, कॉज एंड इफेक्ट वाला एक्सपेरिमेंट। उस फैक्टर को घटाएंगे, इंडिपेंडेंट फैक्टर को घटाएंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या असर पड़ेगा, वो सब। ऑल दीज आर व्हाट? ऑल दीज आर मेथड्स, ठीक है। तो साइकोलॉजी इज अ साइंस बिकॉज इट फोकस ऑन मेथड्स, ठीक है। देन विच हैज़ द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन प्रेजेंट डे साइकोलॉजी टेस्टिंग? प्रेजेंट डे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग पर कौन सा सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस डाल रहा है, ठीक है। तो फंक्शनलिज्म क्या था, ठीक है। फंक्शनलिज्म की कैसा आपका माइंड रिस्पॉन्ड कर रहा है ना, क्या फंक्शंस है, क्या पर्पस है माइंड का, ठीक है। तो बिल्कुल यही आंसर होगा कि ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस किसका है? फंक्शनलिज्म का है। साइकोलॉजी टेस्टिंग करनी है ना आपको, टेस्टिंग किस पे करनी है? माइंड पे ही तो करनी है, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या? सिर्फ स्ट्रक्चर पे फोकस कर रहा था, ठीक है। सिर्फ स्ट्रक्चर पे फोकस कर रहा था कि हाँ ये माइंड का ये पार्ट इस चीज़ के लिए काम करता है, माइंड का ये पार्ट इस चीज़ के लिए काम करता है, ठीक है। नन ऑफ द तो होगा ही नहीं। बिहेवियरलिज्म किस पर फोकस कर रहा था? इंसान के बिहेवियर पे,
ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस किसका है प्रेजेंट डे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में? ऑफ कोर्स फंक्शनलिज्म का है। ठीक है, ये सब हम कवर कर चुके हैं। देखो मैं तुम लोग को दिखाती हूँ माइंड मैप में। आई टोल्ड यू गाइज हियर हियर सब ये पर्सपेक्टिव हम कवर कर चुके हैं, सब मैं क्लासेस में कवर करवा चुकी हूँ। स्ट्रक्चरलिज्म कौन है, फंक्शनलिज्म कौन है, साइको एनालिसिस क्या है, बिहेवियरलिज्म क्या है, गेसाल्ट लॉ क्या है, ह्यूमनिस्टिक कैसे है, कॉग्निटिव क्या है। तो अगर आपने वहाँ से कवर किया है तो होप आपको ये क्वेश्चंस करने में डिफ़िकल्टी नहीं आ रही होगी। ठीक है। वॉज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट टू कॉल रिमेंबरिंग रिकन्स्ट्रक्टिव? कौन सा साइकोलॉजिस्ट था जिसने कॉल रिमेंबरिंग रिकन्स्ट्रक्टिव, किसने किया था? ठीक है, तो ये हमने नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, कहीं भी नहीं पढ़ा है। तो अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है टल्विंग इसका आंसर है। ठीक है, तो रिमेंबरिंग हम फॉरगेटिंग वाले में लिख लेते हैं। जो अपन ने फॉरगेटिंग वाला जो बनाया था, ये वाला, ये इन्होंने फॉरगेटिंग कर दिया था। ठीक है, तो ऐसे ही हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये रिमेंबरिंग यहीं पे लिख लो एज रिकंस्ट्रक्टिव। किसने दिया है? ये दिया है ठीक है। तो ऐसे आप ऐड करते चलो, अगर हमारे नोट्स में नहीं है तो यहीं पे तुरंत ऐड कर लिया। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर द अर्लीस्ट साइकोलॉजिस्ट हु गेव द कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी, पॉजिटिव साइकोलॉजी का कंसेप्ट किसने दिया था? ये भी हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे मार्क भी कर सकते हो आप क्वेश्चन जो आपके आउट ऑफ द बॉक्स आ रहे हैं, तो उनको वो कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़े हुए हैं, ये तो लर्निंग वाले से रिलेटेड थे। ठीक है, कार्ल्स रोजर भी हमने पढ़े हुए हैं, तो ये दोनों तो ऑप्शंस में नहीं होंगे। ये तो आपको ये एलिमिनेशन है, दिस इज एलिमिनेशन। ठीक है, ये दोनों तो नहीं है। ठीक है, इसमें मैं श्योर हूँ। अब मैं ये और ये मैं कन्फ्यूजन में बची। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम याद कर लेते हैं कि कौन था जिसने पॉजिटिव साइकोलॉजी के लिए। तो मैरी जोहेदा थी, इन्होंने दिया था ये कंसेप्ट पॉजिटिव साइकोलॉजी का। ठीक है, तो अपने माइंड मैप खोलो वापस से, माइंड मैप में कहीं भी लिख लो। आप यहाँ नीचे लिखना चाहते हो, साइड में लिखना चाहते हो, अगर कोई कंसेप्ट अलग से आ गया है तो यहाँ पे लिख लो। मैरी जोहेदा ने क्या कंसेप्ट दिया था? कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी। ठीक है, तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ साइकोलॉजिस्ट डिक्लेयर देयर लेटेस्ट रिसर्च एज चेंज्ड वे द थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड एंड हाउ इट शुड बी स्टडीड। मतलब कोई थिंकिंग चली आ रही थी, ठीक है, लेकिन उसने रिसर्च करी और उसने उसका वे चेंज कर दिया, वे ऑफ थिंकिंग को। ठीक है, अबाउट द वर्ल्ड एंड हाउ इट शुड बी स्टडीड, और कैसे वो स्टडी कराना आना चाहिए। तो हम इसको किस में इस एलिमेंट को क्या बोलेंगे हम? ठीक है, थ्योरी बोलेंगे। थ्योरी तो ऑलरेडी एग्जिस्टेड वाला पार्ट हो गया ना। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट बोलेंगे नहीं, इट्स अ मॉडल ना। ये पुराने मॉडल से नए मॉडल पे शिफ्ट हो रहे हैं ना, आप वे ऑफ चेंज कर रहे हो ना, वे ऑफ थिंकिंग को चेंज कर रहे हो, नया मॉडल दे रहे हो, तो इट्स अ पैराडिग्म और मॉडल। ठीक है, डेफिनेशन तो नहीं होगा, एक काइंड ऑफ मॉडल होगा। ठीक है, why the psychologist advocate replacing the factor which psychologist advocated replacing the factor analytic approach with the information process approach? ये चलो बताओ, ये मैंने पढ़ा रखा है, बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। ये कौन थे? ये थे ये स्टर्नबर्ग। अगर आपको याद नहीं आ रहा है, लेट मी टेल। देखो यहाँ पे बताया था स्टर्नबर्ग, टियार्किक वाला कंसेप्ट दिया था, फैक्टर बेस्ड अप्रोच, उसमें कंपोटेंशियल, एक्सपेरिमेंटल और कंटेक्चुअल वाली चीज़ें बताई थी, है ना। तो ये बर्ग से अपन ने याद करा था, बर्गर में लेयर्स होती हैं, तो कितनी लेयर है? 3 लेयर्स हैं, कंपोटेंशियल, एक्सपेरिमेंटल, कॉन्टेक्चुअल। जिन लोगों ने मेरे साथ गूगल मीट किया था उनको याद आ गया होगा, जिन्होंने नहीं किया था उनका लॉस। ठीक है, तो ये हो गया स्टर्नबर्ग। नेक्स्ट आता है पॉजिटिव साइकोलॉजी। किस चीज़ को स्टडी करती है? अभी तुरंत पढ़ा था पॉजिटिव साइकोलॉजी किसने दिया है? किसने दिया था? मैरी जोहेदा ने। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि क्या स्टडी करता है वो। ठीक है, क्या स्टडी करेगा? क्या स्टडी करेगा? इरेशनल थॉट्स को। क्यों स्टडी करेगा? ऐसे इरेशनल थॉट्स तो हर किसी के दिमाग में अलग अलग आ सकते हैं, बिल्कुल नहीं करेगा। लर्निंग और वैल्यूज़ और लर्निंग से क्या लेना देना? पॉजिटिव साइकोलॉजी मतलब आपके वर्च्यूज़ क्या हैं, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, इन सबको स्टडी करेगा। ठीक है,
तो इस तरीके से अगर पढ़ा हुआ भी नहीं है तो निकाल सकते हो। लर्निंग इस पे फोकस नहीं करेगा, लर्निंग तो आपने डेवलप करी है ना, याद कर करके चीज़ें आपने डेवलप करी हैं। वो पॉजिटिव साइकोलॉजी कैसे हो गया? पॉजिटिव साइकोलॉजी इज आपका बिहेवियर कैसा है, आपकी स्ट्रेंथ कैसी है, आपके वर्च्यूज़ कैसे हैं, उन सब पर फोकस करेगा। ठीक है, अगर इन द केस स्टडी मेथड साइकोलॉजिस्ट जनरली फॉलो कौन सी अप्रोच फॉलो करते हैं? देखो, एक होती है टॉप टू बॉटम अप्रोच, मतलब यहाँ लोग बैठे फिर रिसर्च कर रहे हैं। एक होता है रिसर्चर फील्ड पे गया फिर करा। ठीक है, तो केस स्टडी जो हमने बताया था कि पूरे इंसान की केस स्टडी कर रहे हो, एक इंडिविजुअल पे जनरलाइज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो कौन सी अप्रोच उसमें हम यूज़ कर रहे होंगे? उसमें हम यूज़ करें जो जो रिसर्चर है वो यहाँ जा रहा है, पार्टिसिपेंट नॉन पार्टिसिपेंट बन रहा है और फिर केस स्टडी कर रहा है, तो वो कौन सी अप्रोच होगी? बॉटम टू अप अप्रोच होगी। ठीक है, इन विच मेथड ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज डायरेक्टली मैनिपुलेटेड? बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये पढ़ा चुकी हूँ मैं। कौन से मेथड में था? एक्सपेरिमेंटल मेथड में। देखो यहाँ मेथड्स पढ़ाए थे, वेट अ सेकेंड, इधर एक्सपेरिमेंटल, ये रहा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको इंडिपेंडेंट को चेंज करेंगे देखेंगे डिपेंडेंट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है ना? यही क्वेश्चन है सेम। डिपेंडेंट वेरिएबल डायरेक्टली मैनिपुलेटेड। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैनिपुलेट करके डिपेंडेंट पे देखते हैं, स्टडी करते हैं। द ह्यूमन माइंड कंटिन्यूसली अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट डिमांडेड। ठीक है, कि कंटिन्यूसली ह्यूमन का जो वो है माइंड है वो एनवायरनमेंट की डिमांड्स के साथ अडेप्ट करता रहता है। ये किसका एजम्पशन है? कौन से स्कूल का एजम्पशन है ये? तो ये एजम्पशन किसका होगा? स्ट्रक्चर, ये तो सिर्फ माइंड के स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे थे ना, ये सिर्फ बिहेवियर को स्टडी कर रहे थे, ये तो ह्यूमन को छोड़ ही दे रहे थे कि उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होने दो, है ना? तो किसका हो गया? ये फंक्शनलिज्म का हो गया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी? इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का इसमें से कौन सा वो नहीं है? इसमें देखो मैंने वो वाला ये कहाँ से क्वेश्चन है? ये यहाँ से क्वेश्चन है, हेयर प्योर एंड अप्लाइड। प्योर में क्या बना रहे हो? थ्योरीज। अप्लाइड में क्या कर रहे हो? उनको अप्लाई कर रहे हो। यहाँ देखो इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल। ठीक है, यहाँ पे इस वाली जगह से, तो इसमें से कौन सा नहीं होगा? क्लिनिकल वाला नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। बाकी पर्सनल साइकोलॉजी, ये कर्मचारी साइकोलॉजी हो गई, मैनेजरियल साइकोलॉजी हो गई, कंज्यूमर साइकोलॉजी हो गई, ये तीनों होंगे, ये नहीं होगा। ये तो हम कोई एंजाइटी से सफ़र कर रहा है या किसी को डिप्रेशन है तब यूज़ करेंगे ना क्लिनिकल साइकोलॉजी। ठीक है, किसने रिजेक्ट किया था द आइडिया ऑफ माइंड एंड कॉन्शियसनेस एज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी? इसमें से किसने रिजेक्ट किया था? ठीक है, बताओ किसने रिजेक्ट किया था? इसे रिजेक्ट किया था वॉटसन ने। वॉटसन किस पे कर रहे थे? मैंने कल याद करवाया था, सन अपने सन के बिहेवियर, है ना? वॉटसन ने बिहेवियर, और बिहेवियर के साथ स्किनर भी इसी से रिलेटेड है। तो ये सब बिहेवियर पे फोकस कर रहे हैं, ये माइंड एंड कॉन्शियसनेस पे नहीं फोकस कर रहे थे, ये बिहेवियरलिज्म वाले हैं। तो वॉटसन इसमें बिहेवियरलिज्म वाले हैं, स्किनर इसमें बिहेवियरलिज्म वाले हैं। ठीक है, विलियम जेम्स जो हैं ये फंक्शनलिज्म के हैं। ठीक है, और ये सिगमंड फ्रॉइड और ये सब जो हैं ये अलग थिंकर्स हैं। तो इनमें किसने रिजेक्ट किया था? तो ये वॉटसन ने रिजेक्ट किया था, माइंड एंड कॉन्शियसनेस। इन्होंने बोला था कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी होना चाहिए इंसान का बिहेवियर, कि इंसान का बिहेवियर कैसा है। ठीक है, एजुकेशन साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ दोज फैक्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी दैट हेल्प इम्प्रूव एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। हु गेव दिस डेफिनेशन? हमें नहीं पता है किसने दी है डेफिनेशन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन दी है इन्होंने कोल्सनिक ने। ठीक है, तो इसको मार्क कर लो कि इसको देखना है। हमें नहीं पता है एजुकेशन साइकोलॉजी की डेफिनेशन किसने दी है, तो कोल्सनिक ने दी थी। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ, इन ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी व्यू द पर्सन ऑप्टिमल जजमेंट्स इज रिलेटेड टू विच प्रोसेस? ठीक है, ऑप्टिमल जजमेंट किससे रिलेटेड होते हैं? पर्सन्स ऑप्टिमल जजमेंट्स, बताओ। उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से ना, ह्यूमनिस्टिक वाला पर्सपेक्टिव आएगा यहाँ पे, उसके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे फोकस करता है। बार बार बताया, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी किस पे फोकस करता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे फोकस करता है। ठीक है, व्हाट वाज द वन ऑफ द मेन एम ऑफ क्लासिकल एरा इन द इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी? ठीक है, कौन सा क्लासिकल एम क्या था? मेन एम ऑफ क्लासिकल एरा इन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी क्या हो सकता है? चलो इसको पढ़ते हैं, मुझे भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है? एम्फेसिस वर्कर ऑटोनॉमी एंड सेल्फ ऑटोनॉमी और सेल्फ डायरेक्शन पे।
ठीक है, फोकसिंग ऑन ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव प्रिंसिपल्स एट द वर्क प्लेस, इंक्रीजिंग वर्कर प्रोडक्टिविटी थ्रू द साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, बिल्कुल। क्या एम होगा क्लासिकल एरा, पुराने ज़माने में क्या इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का क्या एम होगा कि इंक्रीज कैसे करो वर्कर प्रोडक्टिविटी को साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्रू, ये होगा। ठीक है, ऑटोनॉमी वर्कर्स को क्लासिकल एरा में तो नहीं मिलेगी। ठीक है, फोकसिंग ऑन ह्यूमनिस्टिक तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है ना। अब हर किसी का देखोगे क्या, इतने वर्कर्स हैं, हर किसी का सेल्फ एक्चुअलाइजेशन देखोगे, उसके बाद मतलब वो करोगे क्या, एम करोगे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने का? नहीं। क्लासिकल एरा में जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का जो एम था वो था कैसे हम वर्कर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं थ्रू द साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, नन तो होगा ही नहीं। ठीक है, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, ये भी नहीं पढ़ा है हमने कि कौन थे इसके ये, तो विलियम जेम्स है। तो तुरंत इस पे जाओ जहाँ पे ये विलियम जेम्स लिखा हुआ है, यहाँ पे तुरंत लिख लो बुक ना, कौन सी बुक है इनकी, प्रिंसिपल्स ऑफ, वन सेकेंड, ऑफ साइकोलॉजी, ये इनकी बुक का नाम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु इज़ ऑफन कॉल्ड एज फादर ऑफ साइकोलॉजी, और किसने फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी, उस दिन ही बताया था, गूगल मीट में बिल्कुल याद भी कराया था, कौन थे? इसको वैन डेट से याद किया था, वैन डेट को, वैन डेट है ना, डेट क्या थी, 8-9 लिख लो, बीच में 7, लिपिंजिंग जर्मनी में करी थी, लाइब्रेरी वो लेबोरेटरी बनाई थी फर्स्ट, और इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, जिसको थोड़ा वो लग रहा हो, मैं एक बार माइंड मैप खोल के दिखा देती हूँ। हेयर इट इज, वैन डेट फर्स्ट लैब, लिपिंजिंग फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। ठीक है, ऐसा नहीं है हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो डायरेक्शन में नहीं है, हमने सही डायरेक्शन पढ़ी, अब जो जो एडिशन आता जाएगा हम कवर करते चले जाएंगे। ठीक है, ये नहीं पढ़ा हमने, ये टर्म नहीं पढ़ी, मेलिंगरिंग। ठीक है, मेलिंगरिंग का क्या मतलब हो सकता है? जेन्युइन सीवियर फिजिकल सिम्टम्स विद द क्लियर मेडिकेशन एक्सप्लेनेशन, deliberately faking or exaggerating physical or psychological system for external gain, a specific fear of hospital or medical procedures, more than above, none of the above। ठीक है, तो मेंगलिंग का जो कंसेप्ट है इसको हाईलाइट कर लो, इसका मतलब होता है डेलिबरेटली फेकिंग और एग्जीरेटिंग फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सिस्टम्स फॉर एक्सटर्नल गेन, मतलब झूठ बोल रहे हो, फेक कर रहे हो। ठीक है, देन आता है हु इज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, किसको बोलते हैं? ये भी हमने नहीं पढ़ा है, मार्केट। ठीक है, किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं जोसेफ शुम्पीटर को। ठीक है, याद कर लो कि फादर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप किसको बोला जाता है, इनको बोला जाता है। फेलियर टू डेवलप द कोहेरेंट आइडेंटिटी इज इन द रिजल्ट इन, कब आपकी कोहेरेंट आइडेंटिटी डेवलप नहीं हो पाएगी, कब फेलियर होगा? इन्फीरिटी है आपको तो फेल हो जाएगा, रोल कन्फ्यूजन है तो फेल होगा, इनएक्टिविटी हो तो फेल होगा। बताओ किस में फेल होगा? ये फेल होगा जब आपके रोल में ही कन्फ्यूजन है, आपको पता ही नहीं क्या करना है, आपको रोल ही डिसाइड नहीं हो पा रहा है, तो आपकी आइडेंटिटी मतलब कोहेरेंट आइडेंटिटी डेवलप नहीं हो पाएगी। ठीक है, इन्फीरियरिटी तो कोई वही नहीं हुआ ना, आपकी आइडेंटिटी को इन्फीरियरिटी कैसे, कोहेरेंट आइडेंटिटी को इन्फीरियरिटी कैसे वो कर लेगी कि आप हीन भावना का शिकार हो तो आपकी कोहेरेंट आइडेंटिटी नहीं बन पाई? नहीं, आपकी आइडेंटिटी आपसे है ना, अगर आपको ही रोल में कन्फ्यूजन है तो आपकी आइडेंटिटी डेवलप नहीं होगी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट डिड ये टॉरेंस प्रपोज, इनमें से कौन सा कंपोनेंट टॉरेंस ने प्रपोज किया था? डाइवर्जेंट थिंकिंग, इलेबोरेटिव, ट्रांसफॉर्मेटिव या फ्लेक्सिबिलिटी? ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग तो नहीं होगा। देखो डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है, डिवियंस है सोसाइटी में, तो ये तो नहीं करेंगे, तो फर्स्ट गया। ठीक है, फर्स्ट गया। अब बचा इलेबोरेटिव, बिल्कुल साइकोलॉजी इलेबोरेटिव पे बात करती है, तो ये 2 ऑप्शन बचे, ट्रांसफॉर्मेशन या फ्लेक्सिबिलिटी। ट्रांसफॉर्मेशन या फ्लेक्सिबिलिटी में से, इन दोनों में से क्या हो सकता है? ठीक है, तो इसका आंसर है सी, कि इन्होंने जो प्रपोज किए थे कंपोनेंट्स कौन कौन से थे, एक थे इलेबोरेटिव और एक था फ्लेक्सिबिलिटी। तो तुरंत इसको मार्क कर लो, याद करो कि कंपोनेंट ऑफ टॉरेंस ने कौन कौन से प्रपोज किए थे, इलेबोरेटिव और फ्लेक्सिबल। सेल्फ एस्टीम ये पढ़ा चुकी हूँ, सेल्फ एस्टीम क्या होता है? सेल्फ एस्टीम
सेटिस्फैक्शन ऑफ साइकोलॉजिकल नीड्स, सेटिस्फैक्शन ऑफ सेफ्टी नीड, सेटिस्फैक्शन ऑफ अफेक्शन नीड, बिल्कुल मोर देन द अबव। ठीक है, अब ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मैंने कहाँ पढ़ाया है, ये पढ़ाया था इसमें, यहाँ पे पढ़ाई थी ना, 1 सेकेंड, देखिए साइकोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, लव, स्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये पिरामिड दिया था मैस्लो ने पूरा ऐसे करके, और बोला था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे टॉप पे बैठता है ना। तो ये यहाँ से हमारा ये कवर हो जाएगा। इन द इलेबोरेटिव लाइकलीहुड मॉडल विच फैक्टर डिटरमाइन वेदर द सेंट्रल और पेरिफेरल रूट्स टू द परसुएशन इज यूज्ड। ठीक है, इनमें से कौन सा फैक्टर डिटरमाइन करता है कि सेंट्रल और पेरिफेरल रूट को परसुएशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, कौन सा करेगा? इलेबोरेटिव है, यहाँ याद रखना इलेबोरेशन है। इलेबोरेशन में क्या करोगे आप? ठीक है, इलेबोरेशन में आप करोगे मतलब अट्रैक्टिवनेस टू द कम्युनिकेटर, ये कोई वो थोड़ी इलेबोरेटिव। ऑडियंस को मोटिवेट एंड एबिलिटी टू प्रोसेस द इन्फॉर्मेशन, कि ऑडियंस को मोटिवेट करो और उनको प्रोसेस करवाओ इन्फॉर्मेशन, कि वो इलेबोरेट, मैं कितना इलेबोरेट करके पढ़ा रही हूँ, इलेबोरेट ताकि आप प्रोसेस कर पाओ इन्फॉर्मेशन को। तो इलेबोरेटिव लाइकलीहुड मॉडल्स ये होना चाहिए ना। इमोशनल अपील, मैं थोड़ी इमोशनल अपील करके थोड़ी वो करने का, इलेबोरेट करने का, इमोशनल उससे क्या लेना देना है। इलेबोरेटेड मतलब आप साइंस फैक्ट्स से बैक कर रहे हो अपने फैक्ट्स को, कि हाँ इस थिंकर ने ये कहा है, ये इस बुक में लिखा हुआ है, ये इग्नू के मटेरियल एनसीईआरटी में, मैं बैक कर रही हूँ उसको, ताकि आप इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाओ। ऑडियंस को मोटिवेट कर रही हूँ कि पढ़ो, ये एग्जाम निकालना है। ठीक है, तो वो होता है इलेबोरेटिव लाइकलीहुड मॉडल। रीमा मेड द वीकेंड टू डू लिस्ट बट लेफ्ट इट एट होम। ठीक है, उन्होंने कोई लिस्ट बनाई अपनी, लेकिन अपने घर भूल गई। रिकॉलिंग इट, शी रिमेंबर एंड स्टार्ट एंड एंड आइटम्स बट डू नॉट द मिडिल वन। इसको क्या बोलेंगे? ये कौन सा एग्जाम्पल है? ठीक है, तो यहाँ हमें समझ में आ रहा है कि फॉरगेटिंग से रिलेटेड है, फॉरगेटिंग वाला जो हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड है। लेकिन हम देखते हैं इसमें इनकोडिंग स्पेसिफिटी इफेक्ट, फ्लैश बल्ब मेमोरी या सीरियल पोजीशन इफेक्ट। ठीक है, तो क्या है, एक सीरियल है ना, स्टार्ट है, मिडिल है, एंड है किसी चीज़ का। ठीक है, तो ये सीरियल पोजीशन इफेक्ट हो गया। फ्लैश बल्ब मेमोरी में तो अचानक से, मतलब फ्लैश कैसा होता है, एकदम से लाइट आई, एकदम से बुझ गई, डार्क हो गया, तो थोड़ा सा याद आया फिर बुझ गया। इनकोडिंग स्पेसिफिसिटी इफेक्ट क्या होता है कि आप सारी इंफॉर्मेशन को इनकोड कर पा रहे हो। ठीक है, तो इसमें ये आ जाएगा। ठीक है, हमने पढ़ा नहीं लेकिन हमने निकाल लिया कि सीरियल है एक तरीके का, ये ऐसे करके, तो ये याद रह गया, ये याद रह गया, ये भूल गई, तो सीरियल मिस हो गया ना। ठीक है, फिर आ जाओ ये फ्लिंग इफेक्ट रेफर्स टू। फ्लिंग इफेक्ट क्या है? तो ये होता है, फ्लिंग इफेक्ट होता है कि अ जनरेशन बाय जनरेशन राइजिंग द IQ स्कोर। ये हमने नहीं पढ़ा है, तो हम IQ वाला देख लेते हैं। हमने IQ कल पढ़ा था, यहाँ पे ये रहा IQ, है ना। तो यहाँ पे तुरंत IQ वाले में लिख लो फ्लिंग इफेक्ट में लिख लो इंक्रीजिंग IQ जनरेशन टू जनरेशन, बस हो गया। ठीक है, इम्पल्सिविटी इज नॉट जनरेटेड गवर्न बाय। कब इम्पल्सिव नहीं होते हो आप? ठीक है, स्ट्रेस में तो इम्पल्सिव हर कोई हो जाता है। ठीक है, उसके बाद चूजिंग इमीडिएट रिवॉर्ड तो भी इम्पल्सिव हो जाते हो। डूइंग लो एफर्ट टास्क तो भी आप इम्पल्सिव हो जाते हो। आपका पोटेंशियल है, PhD होल्डर हो, लगा रहे हो आप, क्लर्क बन गए हो। ठीक है, तो लो एफर्ट टास्क है आपके पास, आपका पोटेंशियल बहुत हाई था, लेकिन तो आपको इम्पल्सिव बिहेवियर हो सकता है। लेकिन एक आपने को सिग्नल मिला, फिर आपने एफर्ट डाला और फिर चीज़ें करी, तो क्या है, ये इम्पल्सिव नहीं होगा ना, इट विल बी नॉट इम्पल्सिव। ठीक है, द बेनिफिट ऑफ सेलेक्शन आर डिटरमाइन बाय, किससे बेनिफिट ऑफ सेलेक्शन किससे डिटरमाइन होते हैं? वैलिडिटी ऑफ सिलेक्शन मेथड ना, वैलिडिटी ऑफ सिलेक्शन मेथड, लो सिलेक्शन रेशियो इससे भी होगा, लो बेस रेट सिलेक्शन इससे भी होगा। हाँ, तो बेनिफिट्स ऑफ सिलेक्शन आर डिटरमाइंड बाय ऑल ऑफ द अबव, हर चीज़ से डिटरमाइन होगा। बेनिफिट ऑफ सिलेक्शन इज किससे डिटरमाइन होगा? अगर लो सिलेक्शन रेशियो तो भी डिटरमाइन हो जाएगा, लो बेस सक्सेस रेट हो तो भी वो हो जाएगा। ठीक है, तो हर किसी से इम्पैक्ट करता है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रख लेना।
विच टाइप ऑफ नीड रिलेटेड टू बेसिक नेसेसिटी लाइक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये भी बता चुकी हूँ। कौन, दो तरह की नीड बताई थी, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी नीड ये वाली थी, ठीक है। ये कौन सी नीड है? ये नीड है साइकोलॉजिकल नीड्स, यहाँ पे बताई थी ना, हेयर। तो ट्रक वाला आ गया। हेयर बायोलॉजिकल एंड प्राइमरी, हंगर, थ्रस्ट, सेक्स, स्लीप, ये सब। सेकेंडरी कौन सी? अचीवमेंट, एफिलिएशन, पावर, क्यूरियोसिटी। तो ये कौन सी नीड्स हो गई? प्राइमरी नीड्स हो गई। प्राइमरी मतलब साइकोलॉजिकल नीड्स, शारीरिक, साइकोलॉजिकल नीड्स, शारीरिक। एट द वॉट एज डू इन्फेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्रेंड बाय स्माइलिंग एंड द स्ट्रेंजर बाय शोइंग फियर? कौन से उसमें? ये लर्निंग के बिहेवियर, लर्निंग कैसे होती है उसके बताया था ना, कब बैबलिंग होगा, कब कूइंग होगा, ये वाला जो टॉपिक था कि कब बच्चा कूइंग स्टार्ट करता है, कब बच्चा वो करना स्टार्ट करता है, मतलब डरना स्टार्ट करता है, ये बैबलिंग, ठीक है। कब वन वर्ड बोलना स्टार्ट करता है, कब टू वर्ड्स स्टार्ट करता है, तो यहीं पे लिख लो। इसमें क्या है, कब स्टार्ट होगी? ये स्टार्ट होगी अराउंड 6 to 7 मंथ, तो इसमें तुरंत लिख लो यहाँ पे 6 to, कौन सा मंथ था? 6 to 7 मंथ्स ना, 6 to 7 मंथ, स्ट्रेंजर, फ्रेंड में डिस्क्रिमिनेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट इज कन्फेबुलेशन इज ऑल्सो नोन एज, ये भी नहीं पढ़ा हमने। इसका कन्फेबुलेशन का मतलब क्या होता है? कन्फेबुलेशन का मतलब थोड़ा कंसोलिडेट करने जैसा साउंड कर रहा है ना, कन्फेबुलेशन, ठीक है। कन्फेबुलेशन मतलब होता है वापस से रिकंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। फिलिंग द मेमोरी गैप्स विद द फैब्रिकेटेड डिटेल, ठीक है। जो आपके गैप्स आ गए उनको फिल कर रहे हो आप, तो ये होता है कन्फेबुलेशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफेंस मैकेनिज्म? इसमें से डिफेंस मैकेनिज्म कौन सा नहीं है, ठीक है। तो इसमें से ये नहीं है एग्रेशन, ठीक है। बाकी सब डिफेंस, रिग्रेशन हो सकता है, रिप्रेशन हो सकता है, सब्लिमेशन हो सकता है, एग्रेशन नहीं है, ठीक है। हमने रिप्रेशन याद करा था ना, माइंड कैसे काम करता है। सिगमेंट फ्रॉयड ने बोला था कि जो जो वैसी मेमोरीज हैं रिप्रेस करने वाली, उसको अनकॉन्शियस माइंड में डाइवर्ट कर देता है, ठीक है। तो एग्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है कि आपने एकदम, आपको कुछ हुआ और आप तुरंत एग्रेसिव हो गए। आप उसको रिग्रेशन कर सकते हो, आप उसको रिप्रेस कर सकते हो, आप सब्लिमेशन कर सकते हो, लेकिन एग्रेशन नहीं कर सकते। नॉट पूछा था, ठीक है। टंग ऑफ द टिप ये भी पढ़ा चुकी हूँ। ये किसका फिनोमिना है? रिफ्लेक्ट कहाँ होता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में पढ़ाया है ये सब, इफेक्ट वाला। विच पार्ट इज मोस्ट एसेंशियल फॉर हियरिंग? कौन सा? ये नहीं पढ़ाया हमने, ठीक है। तो इसको याद कर लो, मार्क कर लो। तो ये होता है कोकीलिया शंख करके, जो ये है, ये होता है। मार्क इट, रिमेंबर इट, ठीक है। इफ P then Q, Q therefore Q, दिस इन्फ्लुएंस डेमोन्स्ट्रेट, ये कैसा क्वेश्चन है? दिस इन्फ्लुएंस डेमोन्स्ट्रेट, क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है ये, ठीक है। तो ये कर रहा है इंडक्टिव वैलिडिटी। लॉजिकल तो ये वैसे भी क्वेश्चन ही लॉजिकल साउंड नहीं कर रहा है, तो क्या लॉजिकल होगा, ठीक है। लिंग्विस्टिक का तो कोई लेना देना ही नहीं है। नॉर्मेटिव बचा, इंडक्टिव बचा, ठीक है। इफ P then Q, Q देयरफॉर इज ये, तो एक इंडक्टिव वो निकाल रहे हो ना, तो शायद इस सेंस में पूछा है, इन्फ्लुएंस निकाल रहे हो, ठीक है। अब 37 क्या बोल रहा है? विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालाइज इज यूज्ड टू डिस्कवर द कंस्ट्रक्ट फैक्टर्स स्ट्रक्चर, इट इज अ थ्योरी ड्रिवन। कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस, ये सब फैक्टर, एक्सप्लोरेटरी, कंफर्मेटरी एनालिसिस इज यूज टू कंफर्म द फिट द hypothesize factor structure to the sample data, it's a data driven। मतलब confirmatory factor analysis data driven है, exploratory factor जो है वो theory driven है। तो इसका क्या होगा? ये उल्टा करा हुआ है ना, इधर होगा। exploratory data driven है ना, अच्छा वो कर रहे हो,
थ्योरी ड्रिवन नहीं है। कन्फर्मेटरी थोड़ा थ्योरी ड्रिवन है, आपने एक हाइपोथेसिस बना ली, उससे आप थ्योरी देख रहे हो कि निकाल रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट इज होलोफेस। होलोफेस क्या होता है, ठीक है, यहाँ देखो, ये रहा, ये क्या होता है, वन वर्ड, सब पढ़ाया हुआ है, ठीक है, अच्छे से पढ़ा होगा तो याद आएगा, ठीक है। 39 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। तो इनकरेक्ट है बोथ, पहले स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। बोथ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी आर यूज टू टेस्ट, बिल्कुल सही बात है, रिलायबल भी होना चाहिए टेस्ट, वैलिडिटी भी होनी चाहिए। द रिलायबल टेस्ट इज थ्योरेटिकली ऑल्सो वैलिड, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यही होना है, ऐसा ज़रूरी थोड़ी कि रिलायबल टेस्ट इज थ्योरेटिकली ऑल्सो वैलिड। द रिलायबल टेस्ट कैन बी, हाँ, प्रैक्टिकली इनवैलिड, ये गलत होना चाहिए ना, इनकरेक्ट पूछा है। द रिलायबल टेस्ट कैन बी प्रैक्टिकली इनवैलिड, द हाईली वैलिड टेस्ट कैन बी अनरियल। ये पूछना क्या चाह रहे हैं, हाईली वैलिड टेस्ट कैन बी अनरियल और रिलायबल यार ये मैं हिंदी में देखूंगी एक बार, और ये ट्रांसलेशन में हो सकता है मिस्टेक हो गई हो, करेक्ट इनकरेक्ट में, इसको एक बार चेक करेंगे, है ना, देन वी विल कंक्लूड द आंसर। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, अ वेरिएबल वेरिएंस कैन बी द पार्टीशन इनटू, किस किस में वो कर सकते हैं, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है तो किस किस में हम कर सकते हैं। कॉमन स्पेसिफिक एरर वेरिएंस, कॉमन और एरर वेरिएंस, कॉमन और स्पेसिफिक वेरिएंस, वेरिएंस कैन नॉट बी पार्टीशन, इट इज़ 100% कॉमन वेरिएंस, इसका ये आंसर है। तो इसको याद कर लेना भैया कि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में जो वेरियल का वेरिएंस है कैन बी पार्टिसिपेटेड, नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, कैन नॉट बी पार्टीशन, इट इज़ 100% कॉमन वेरिएंस, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोजिशन ये तो पढ़ा चुकी हूँ, इसका क्या होगा, लर्निंग टू डिस्क्रिमिनेट बेस्ड ऑन रिलेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू स्टिमुली, यही था ना ट्रांसपोर्टेशन वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, a scale is continuum on which the items are placed by difficulty or attribution. Scale are arbitrary. Scales unit should be equal and constant, सारे सही हैं, इनकरेक्ट तो कोई भी नहीं है, ऑल आर करेक्ट। कि स्केल यूनिट इक्वल होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, स्केल यूनिट आर्बिट्रेटरी होनी चाहिए, स्केल यूनिट कंटिन्यूम में होनी चाहिए, और जो प्लेस होना चाहिए, ये सारे सही हैं, इसमें तो कुछ ऐसा दिमाग लगाने जैसा है ही नहीं, सारे सही हैं। इन विच कैटेगरी वुड यू प्लेस द रेवियन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, रेवियन की जो प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स थी उसको किस में रखोगे, ठीक है, इसको रखेंगे नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। रेवियन भी शायद मैंने पढ़ाया है यहाँ पे, जो थिंकर्स थे उनमें पढ़ाया है मैंने, शायद रेवियन का भी कहीं मेंशन हुआ था, कहीं तो मैंने मेंशन किया है, उसमें मुझे याद है जहाँ तक, उनमें नॉन वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट के बारे में बात करी थी। वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है इसमें से, ठीक है। टिटिंजर फाउंड द स्कूल ऑफ, बिल्कुल सही है ये तो। विलियम जेम्स बिल्कुल सही है, फंक्शनलिज्म से रिलेटेड थे। एनालिटिकल फिलोसफी वॉज, साइकोलॉजी वॉज स्टार्टेड बाय एल्फ्रेड एडलर, ये डाउट है, रुक जाओ। डिवाइडिंग द माइंड इनटू कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस स्ट्रक्चर इज साइकोएनालिसिस, ये तो सही है, तो यही गलत होगा एक, ठीक है, ये गलत है। और इसका जो ये थे, इसके फाउंडर थे कार्ल जंग, याद कर लेना, एनालिटिकल साइकोलॉजी के जो वो थे फाउंडर थे, वो कार्ल जंग थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। द नॉन पैरामेट्रिक टी टेस्ट इज इक्विवेलेंट टू men YT U test, the known pragmatic equivalent to the Parsons Sparksman rank correlation, the non-pragmatic equivalent ANOVA is the H test, the non-pragmatic equals to pair test, Wickelson's signal rank test, the non-pragmatic equals to, don't know, I will left this
क्वेश्चन मैं एग्ज़ाम में भी नहीं अटेम्प्ट करूँगी, क्योंकि आई हैवंट स्टडीड, कुछ क्वेश्चंस छोड़ने के लिए बने होते हैं। तो अगर आपको अटेम्प्ट करना हो तो इसका आंसर है 45 का ई। ठीक है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, इफ ओनली चेंज फैक्टर ऑपरेट्स, रिजल्ट्स आर सिग्निफिकेंट व्हेन दे आर अ प्रोबेबिलिटी इज शोन बिलो 0.05। अ पॉजिटिव कोरिलेशन इज वन वेयर एज वन डिक्रीजेज द अदर इंक्रीजेज। ऐसा थोड़ी है, पॉजिटिव कोरिलेशन ये थोड़ी बताया है। द सैम्पल इज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, ये तो सही है। अ नेगेटिव कोरिलेशन इज वन वेयर टू फैक्टर वेयर वेरी सिस्टमेटिकली इन अपोजिशन डायरेक्शन। नेगेटिव कोरिलेशन बिल्कुल हो सकता है, ओनली एक्सपेरिमेंटल मेथड नहीं। एक सेकेंड, ओनली एक्सपेरिमेंटल, हाँ कॉज एंड इफेक्ट का तो एक्सपेरिमेंटल ही था ना, कॉज एंड इफेक्ट वाला तो एक्सपेरिमेंटल ही था ना, बताया था एक्सपेरिमेंटल है ये, यहाँ पे बताया था ना यार, इसमें कॉज एंड इफेक्ट निकालते हैं। तो ये तो सही है, सॉरी मेरे को लगा ओनली लिखा हुआ है तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल एक्सट्रीम जा रहा है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ पे मुझे थोड़ा डाउट है, द पॉजिटिव कोरिलेशन इज वन वेयर वन डिक्रीजेज द अदर इंक्रीजेज। ऐसे ज़रूरी थोड़ी है ये इंक्रीज हुआ ये भी तो बढ़ सकता है, पॉजिटिव कोरिलेशन तभी भी तो निकाल सकते हो। तो 46 का बी हो जाएगा। 47 द मिडिल ईयर डायरेक्ट साउंड वेव टूवर्ड्स द इनर, दस द मिडिल ईयर एक्ट एज, किस तरीके से, ये हमने नहीं पढ़ा है, ये शायद सेंसेशन वाले से पूछा हुआ है। तो 47 का होता है रिले ट्रांसमीटर। ठीक है, याद कर लेना। ब्रोका एरिया इज एसोसिएटेड विद, किससे रिलेटेड होता है, ये भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो ये होता है स्पीच प्रोडक्शन लैंग्वेज फॉर्मेशन से रिलेटेड होता है ब्रोका एरिया। याद कर लेना इसको, जो जो मेंशन है उनको याद करते चलना। इफ द स्टिमुलस इंटेंसिटी इंक्रीजेज बाय द फिक्स मेजर, द इंक्रीज इन सेंसेशन अपेयर स्मॉल, विच, इस ये तो पढ़ाया है। विच लॉ स्टेट दिस, ये कौन सा लॉ था? स्टिमुलस इंटेंसिटी इंक्रीजेज बाय द फिक्स मेजर एंड इंक्रीज द सेंसेशन अपेयर्स द स्मॉलर, ये लॉ था फ्रेंचर्स लॉ। अकॉर्डिंग टू प्रीमैक प्रिंसिपल द रीइंफोर्समेंट कैन बी एनीथिंग डेट, ये भी हमने नहीं पढ़ा है। मार्केट इट इज वैल्यूड बाय द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो हम 50 क्वेश्चंस रखते हैं आज, फिर हम आगे का कवर करेंगे। तो हार्डली देखो कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स लगेंगे, लेकिन फिर सिर्फ हमें रट लेना है। तो जैसे ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ देखो 50 क्वेश्चनों में से 11, हार्डली 11-12 क्वेश्चन ऐसे हैं, 12-13 क्वेश्चन ऐसे हैं 50 में से जो हमने नहीं पढ़े हैं। तो वी आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक ना। ठीक है, कोई बात नहीं, अब जो आया है उसको याद करते चलो, अपने नोट्स में ऐड करते चलो। ठीक है, तो थैंक यू, दिस वॉज फ्रॉम माई साइड। आगे के इसमें 249 क्वेश्चन के आसपास हैं फर्स्ट सेक्शन से, जो ये फर्स्ट है ना, ये वाला, दिस वन। हाल तो इन्होंने मिक्स कर रखे हैं सारे, जो इनका ये फर्स्ट सेक्शन है, इनका ऐसा कहना है, मीनिंग मेथड और ये वाले में से ये 279 क्वेश्चन है। तो हम 50-50 करके कवर करते चलते हैं साइमल्टेनियसली। आपकी ये यूथ कंपटीशन वाली भी कवर हो जाएगी। कई लोगों को डाउट था कि मैम मार्केट में ये चल रही है, सब ये पढ़ के जाएंगे क्या, आपकी रिसोर्सेज सफिशिएंट हैं क्या? तो ठीक है, हम इसको कवर कर लेते हैं, जब घटना चक्र आएगी देन वी विल सी दैट ऑल्सो। ठीक है, चलो, थैंक यू।